हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 +2 की इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नेम है थ्योरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि आज हम सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कॉस्ट के बारे में, रिवेन्यू के बारे में, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं सप्लाई के बारे में डिस्कस। अब देखो सप्लाई का मतलब क्या होता है। अब जैसे हमने डिमांड वाले चैप्टर में क्या सीखा था कि कस्टमर डिमांड करता है, अब उसी तरीके से सप्लाई का काम किसके हाथ में है? प्रोड्यूसर के हाथ में, कि वो कितनी सप्लाई करने की इच्छा रखता है, ठीक है, और किस प्राइस पे वो रखने की इच्छा रखता है कि हाँ भाई मैं कितने प्राइस पे कब अपने माल की जो है सप्लाई करूं लोगों के आगे, ठीक है। अब सप्लाई का मतलब क्या है? द सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ क्वांटिटी। अब कितनी क्वांटिटी में ऑफर किया जाए, ठीक है, कितनी क्वांटिटी ऑफर की जाए, किसके लिए ऑफर की जाए? फॉर सेल इन अ गिवन मार्केट। अब एक मार्केट में अब कितनी क्वांटिटी जो है गुड्स की वो लोगों के आगे रखी जाए, लोगों के सामने ऑफर की जाए कि हम इतनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार हैं और ये हमारा प्राइस है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे, अलग अलग प्राइसेस पे जो है हम सामान बेचने के लिए तैयार है। अब देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। अब सप्लाई और स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस होता है? अब देखो कि मार्केट में जो है प्रोड्यूसर प्रोडक्शन तो बहुत सारा करता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो उसी टाइम पे सप्लाई भी करे, ठीक है। अब मान लो कि उसने प्रोडक्शन तो कर लिया 20 पेंस का, ठीक है, तो 20 पेंस का जो उसने प्रोडक्शन कर लिया वो तो क्या है? स्टॉक है, ठीक है। अब आगे उसने सेल करने के लिए लोगों को ऑफर कितने किए हैं? अभी तक 10 पेन्स अभी तक उसने ऑफर किए हैं, ठीक है, कि मैं इतने पेन बेचना चाहता हूं, तो वो क्या है? उसकी सप्लाई। तो ये क्या है? स्टॉक और सप्लाई के बीच में डिफरेंस। आगे है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है? अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर एक जो सेलर है वो मतलब ऑफर कर रहा है कि हाँ भी मैं इतने गुड्स बेचने के लिए तैयार हूं, ठीक है, मान लो ये एक सेलर है वो बेचने के लिए तैयार है 10 पेंस को, ठीक है, तो वो तो क्या है? इंडिविजुअल सप्लाई। अब अगर क्या है कि एक से ज्यादा जो है सेलर अगर सामान बेचने के लिए तैयार है, सामान को ऑफर कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मार्केट सप्लाई। अब सप्लाई को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। अब जो सप्लाई शेड्यूल है उसको हम टेबुलर स्टेटमेंट कहते हैं, यानी कि टेबल की फॉर्म में बनाते हैं, और सप्लाई कर्व जो है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में डिस्कस किया था उसी तरीके से है। ये टेबल की फॉर्म में बनाते हैं, ये ग्राफ की फॉर्म में बनाते हैं। इसको आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ठीक है, कि अगर एक पर्सन जो है अगर ऑफर कर रहा है, और मार्केट सप्लाई शेड्यूल, इसमें भी वही है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। अब देखो कि इसको टेबल की फॉर्म में किस तरीके से बनाएंगे। अब अगर प्राइस मान लो 10 है, ठीक है, तो एक सेलर कितनी क्वांटिटी जो है ऑफर कर रहा है? 100। अगर प्राइस 20 है तो वो कितनी करने के लिए तैयार हो गया? 200। अब प्राइस और क्वांटिटी जो सप्लाई के लिए है उसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी जो सप्लाई के लिए है वो भी बढ़ेगी। अगर प्राइस कम होगा तो ये भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है? इंडिविजुअल में। अब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व देखो, पहले तो ये क्या है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है। अब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में क्या आएगा कि वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले लिया, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ले ली। प्राइस कितना है? 1020 हमने यहाँ पे ले लिया। क्वांटिटी कितनी है सप्लाई की? 100 200। अगर प्राइस 10 है तो क्वांटिटी कितनी है? 100, ठीक है। अब आगे कितनी है? अगर प्राइस 20 हुआ तो जो सप्लायर ने जो सप्लाई बढ़ा के कितनी कर दी? 200। तो हम इसको मैच कर देंगे, मतलब आपस में इन पॉइंट्स को मिला देंगे, तो ये क्या बन गया हमारा? सप्लाई कर्व। ये तो है इंडिविजुअल की, अगर एक जो सप्लायर है इतनी सप्लाई कर रहा है। अगर मार्केट में एक से ज्यादा सेलर जो है सप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? उनको ऐड करके मार्केट सप्लाई। अब अगर प्राइस 10 है तो जो सप्लायर 1 है वो तो कितनी सप्लाई कर रहा है गुड्स की? 100, और सप्लायर 2 कितनी सप्लाई कर रहा है? 50, ठीक है। अगर प्राइस 20 है तो जो सप्लायर 1 है वो तो 200 गुड्स की सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और ये कितनी सप्लाई कर रहा है? 100। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 100 + 50 150, 200 + 100 300, ठीक है। अब इसको मार्केट इसमें एक कर्व में हम प्लॉट कर देंगे। वाई एक्सिस पे वही प्राइस है, एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी है। अगर प्राइस, अब इसमें इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इसको बनाएंगे और इसको बनाएंगे। प्राइस अगर मान लो 10 है तो मार्केट जो सप्लाई है वो कितनी है? 150। तो 100 और 200 के बीच में 150 है ना, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। और अगर मान लो प्राइस जो है 20 है तो मार्केट सप्लाई कितनी हो रही है? तो हो रही है 300। तो हम आपस में इसको मैच कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ये सप्लाई कर्व और जो सप्लाई शेड्यूल है, यहाँ पे ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट है। तो फटाफट से भी आप इसका का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का पार्ट अभी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें जो मेन टॉपिक है वो क्या है हमारा?
सप्लाई फंक्शन यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब जो सप्लाई फंक्शन है यानी कि सप्लाई ऑफ एक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि एफ का मतलब क्या है, इसमें फंक्शनल रिलेशनशिप, किस किस के बीच में रिलेशनशिप है, ये जो हमारे फैक्टर्स है, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारी सप्लाई है वो किन फैक्टर्स की वजह से जो है चेंज होती है, किन फैक्टर्स की वजह से सप्लाई हम ज्यादा करते हैं, किन फैक्टर्स की वजह से हम सप्लाई जो है वो कम कर देते हैं। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अपने ही कमोडिटी का प्राइस, अगर हमारा जो कमोडिटी जो भी हम सामान सेल कर रहे हैं उसके मार्केट में प्राइस वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, अगर हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो हम चाहेंगे कि हम ज्यादा सप्लाई करें। अगर हमें ये लगता है कि हमारे जो प्राइस है कमोडिटी के वो कम है तो प्रॉफिट कम होंगे तो हम सप्लाई भी कम कर देंगे, ठीक है। अब आगे है नंबर ऑफ फर्म, जो उसी तरीके की जो गुड्स जो प्रोड्यूस करने वाली जो फर्में हैं अगर वो ज्यादा है तो वो सप्लाई भी ज्यादा ही करेंगी। गोल्स ऑफ फर्म यानी कि फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अगर फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है तो फर्म सप्लाई कब करेगी, अगर प्राइस ज्यादा होगा, अगर प्राइस कम होगा तो फर्म सप्लाई ज्यादा नहीं करेगी। अगर फर्म का ऐसा ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना तो जो है वो प्रेजेंट प्राइस पर भी सप्लाई जो है ज्यादा कर देगी, क्योंकि उसको ये है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा आइटम सेल करनी है। आगे क्या है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या है, इसके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि जो है आगे प्रोडक्शन करने में जो हमारी हेल्प करते हैं। अगर इन्होंने अपनी मतलब जो है अपना प्राइसेस बढ़ा दिया सभी ने, ठीक है, अगर इनकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा आने लग गई तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आने की वजह से हम सप्लाई क्या कर देंगे, कम। और अगर इनकी वजह से अगर इन्होंने अपनी कॉस्ट कम कर दी तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी तो हम सप्लाई ज्यादा कर देंगे। आगे क्या बताया हुआ है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर हम नई नई टेक्नोलॉजी का, अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो खर्चा कम आएगा, खर्चा कम आने की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो हम सप्लाई भी बढ़ा देते हैं। अगर वही हम अपनी घटिया क्वालिटी का, अपनी घटिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है, फिर सप्लाई भी कम। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस अगला पॉइंट है, अगर हमें ये उम्मीद है कि हमारा फ्यूचर प्राइस जो है बढ़ने वाला है तो हम सोचेंगे कि हम आज तो जो है सप्लाई कम कर देते हैं, कल ही हम अपने गुड्स की ज्यादा सप्लाई करेंगे। और अगर हमें ये है कि हाँ भाई कल तो प्राइस घटने वाला है तो हम सोचते हैं कि आज जितना सामान बिकता है उतना ही हम सेल कर देते हैं, ज्यादा सप्लाई कर देते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी, अब अगला लास्ट पॉइंट है हमारा। अब इसमें जो है गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट टैक्स भी दे सकती है, सब्सिडी भी दे सकती है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या देती है, बेनिफिट। अगर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ठीक है, तो टैक्स अगर हमें ज्यादा देना पड़ गया तो हमारा प्रॉफिट कम होने की वजह से सप्लाई कम। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो सब्सिडी देने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो सप्लाई भी हमारी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स फटाफट से आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉ ऑफ सप्लाई सबसे मेन टॉपिक। अब इसमें क्या बताया गया कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहती है कि अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो हम जो है अपनी जो सप्लाई है मार्केट में, जो अपनी गुड्स की जो कमोडिटी की जो सप्लाई है वो हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगर प्राइस जो है कम होता है तो हम उसकी क्वांटिटी भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब इसमें क्या बताया है, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी बातें सेम रहने पे। बाकी बातें सेम रहने का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, गोल यानी कि ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होना चाहिए, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इन बातों के चेंज ना होने पर, ठीक है, बाकी बातें सेम रहने पर, द हायर द प्राइस, जैसे ही प्राइस ज्यादा होता है, द ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड, तो ज्यादा क्वांटिटी जो है सप्लाई की जाएगी। अगर मतलब प्राइस कम होता है और द लोअर द प्राइस, अगर प्राइस कम होता है, द स्मॉलर द क्वांटिटी सप्लाइड, तो जो है हमारी गुड्स की क्वांटिटी जो है वो कम सप्लाई की जाएगी। अब जैसे कि इसमें दे रखा है कि अगर प्राइस 10 है तो सप्लाई कितनी की जा रही है, 100, अगर 20 है तो 200, 30 है तो 300 सप्लाई की जा रही है, ठीक है। ये हम इस पे प्लॉट कर देंगे, वाई एक्सिस पे प्राइस ले लिया, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले लिया। अगर प्राइस 10 है, ठीक है, तो हमारी जो है ये जो सप्लाई कितनी कर रहे हैं हम, 100। अगर मान लो प्राइस कितना है, 20 है, तो हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं, 200, ठीक है। अगर प्राइस 30 है तो कितनी सप्लाई हो रही है, 300। तो इन पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे तो ये क्या है, ये हमारा आ जाएगा सप्लाई कर्व, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे हमने जो है क्वांटिटी भी अपनी सप्लाई के लिए बढ़ा दी। अब आगे क्या है, एग्जम्पशंस क्या है इसकी, यानी कि किन केसेस में लॉ ऑफ सप्लाई जो है काम नहीं आता। एग्रीकल्चरल गुड्स, अब एग्रीकल्चर के केस में क्या है कि अगर हमें कह दे कि प्राइस बढ़ा देते हैं तो आप सप्लाई और ज्यादा कर लो। हम सप्लाई कैसे ज्यादा कर सकते हैं, जितनी हमारी लैंड होगी हम उतनी तो सप्लाई करेंगे,
करेंगे, उससे ज्यादा तो हम सप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, पेरिशेबल आइटम से पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी ही यानी खराब हो जाती है। ठीक है, अगर जल्दी ही खराब होने वाली चीजें हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, अगर प्राइस जो है कम होने पर भी सप्लाई ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि कोई वेजिटेबल्स वगैरह है वो रात के टाइम में जो है सस्ते दामों पे मिल जाती है। क्यों मिल जाती हैं? क्योंकि उनको ये रहता है कि नेक्स्ट डे तो ये वैसे भी खराब ही होंगी। ठीक है, तो इसलिए इनका प्राइस जो है कम करके भी हम ज्यादा से ज्यादा सप्लाई जो है वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। तो फटाफट से भी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर हम ये भी सीखेंगे। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कम होना। ठीक है, अब इसमें एक्सटेंशन का मतलब क्या बताया है कि बाकी बातें सेम रहने पे, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सारी अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है, व्हेन क्वांटिटीज जो सप्लाई की है यानी कि जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या हो जाती है, या तो वो इंक्रीज होती है या वो डिक्रीज होती है। ये मैंने दोनों के उसमें लिख लिया, दोनों केसेस में। अगर मान लो क्वांटिटी डिमांडेड जो है यानी जो क्वांटिटी है गुड्स की, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में अब हम क्या बात करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि हाँ भाई, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से हम सप्लाई को ज्यादा या कम करते हैं। अगर हम प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई को बढ़ाते हैं उसको एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं, और अगर हम उसको प्राइस में कम होने की वजह से ही अगर सप्लाई में कमी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब इसमें प्राइस और ये है क्वांटिटी ऑफ जो सप्लाई कर रखी है। अगर प्राइस 1 है तो क्वांटिटी जो सप्लाई कर रखी है वो कितनी है, वो भी 1 है। अगर जैसे ही प्राइस बढ़ गया, ठीक है, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहे हैं वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हम प्लॉट कर लेंगे, ये एक ग्राफ। अब ये y एक्सिस पे हमने प्राइस ले लिया है, OX एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ले ली। अभी 1 to 5 तक यहां पर भी ले लेंगे, यहां तक भी प्लॉट कर लिया। अगर प्राइस 1 है, अगर प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कितनी है, 1। अगर प्राइस 5 हो गया बढ़कर तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कितनी हो गई, 5। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे। ये क्या है, हमारी सप्लाई कर्व है। अब ये देखो, ये ऊपर की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ एरो का निशान लगा देंगे हम। और इसमें क्या है कि जैसे ही प्राइस की वजह से ही मतलब क्वांटिटी जो सप्लाई की है वो कम हो रही है। पहले प्राइस 5 था, क्वांटिटी जो सप्लाई की जा रही थी वो भी 5 थी। अब जैसे ही प्राइस कम हो गया वैसे ही हमने इसकी क्वांटिटी भी कम कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये डायग्राम तो ये उसी तरीके से बनेगा, कर्व तो उसी तरीके से बनेगा। अब देखो, जैसे कि पहले प्राइस कितना था, 5 था, तो क्वांटिटी कितनी थी, ये भी हमारी 5 ही थी। आगे क्या है, जब प्राइस 1 हुआ तो ये क्वांटिटी भी कितनी हो गई, 1। तो इसको मैच कर देंगे। अब ये नीचे की तरफ शो कर रहा है, ये ऊपर की तरफ शो कर रहा था, ये नीचे की तरफ शो कर रहा है। अब ये तो है कि प्राइस में कम या ज्यादा होने की वजह से डिमांड उसमें सप्लाई में चेंज आया है। अब चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या है, अब इसमें आता है कि प्राइस की वजह से कोई चेंज नहीं आया सप्लाई में, किसी और फैक्टर में चेंज आने की वजह से इसमें चेंज आता है। अगर उसकी वजह से दूसरे फैक्टर में चेंज आने की वजह से अगर सप्लाई बढ़ती है तो उसको इंक्रीज इन सप्लाई, और अगर सप्लाई घट जाती है तो उसको डिक्रीज इन सप्लाई कहते हैं हम। अब इसमें देखो, प्राइस तो सेम है, प्राइस तो पहले भी 3 था, अभी भी 3 है क्वांटिटी, लेकिन बढ़ के 3 से कितनी हो गई है, 4 हो गई है इंक्रीज इन सप्लाई में। तो ये क्वांटिटी हमने एक्स एक्सिस पे ले ली और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, प्राइस। अब प्राइस तो कितना है, प्राइस तो उतना ही है, 3 है। अब यहां पे देखो 1 2 3 1 2 3। अब यहां पे देखो, इसमें क्या बता रखा है कि हाँ भाई हमारी जो है, अब पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस 3 था, और अब जो हमारी क्वांटिटी जो हम सप्लाई कर रहे थे वो भी 3 थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये सप्लाई का पहले वाली है, ये तो S1 है। अब आगे क्या है, अभी भी प्राइस तो 3 ही है, लेकिन हमने क्वांटिटी कितनी बढ़ा दी है, 4 तक कर दी है। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है अगला सप्लाई कर्व बन जाएगा, यानी कि इस तरफ शिफ्ट होगा। तो ये पहले वाला सप्लाई कर्व है S1 और ये अगले वाला है S2। ठीक है, पहले प्राइस 3 था, क्वांटिटी जो सप्लाई की जा रही थी वो भी 3 है। अभी भी प्राइस तो 3 ही है, लेकिन क्वांटिटी कितनी बढ़ा दी हमने सप्लाई की, 4 तक कर दी है। ठीक है, तो पहले वाला ये S1 है सप्लाई का, अगले वाला S2 है। आगे क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई में अब ये तो इस तरफ शिफ्ट हुआ है ना, इंक्रीज वाले में, डिक्रीज वाले में ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस तो सेम है, लेकिन क्वांटिटी पहले
यहाँ पे हमारी 3 थी और अब कितनी हो गई है, कब होके 2 हो गई है। ठीक है, अब देखो पहले तो प्राइस 3 था, क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी 3। ठीक है, तो पहले वाला तो जो है हमारा इस तरीके से सप्लाई कर्व बनेगा। अब अगला क्या है, प्राइस तो अभी भी 3 है लेकिन क्वांटिटी कितनी कर दी हमने 2, तो ये अब वाला प्राइस का वो है हमारा सप्लाई कर्व है, तो ये क्या है S2। तो इस तरीके से प्राइस में अगर चेंज आने की वजह से होता है तो होता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस में चेंज आने की वजह से नहीं, किसी और फैक्टर में चेंज आने की वजह से होता है, वो होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। तो फटाफट से भी आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का पार्ट जो है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सप्लाई चैप्टर में हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब जैसे हमने डिमांड वाले चैप्टर में सीखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वैसे इसमें ही है। अब इसमें ये बताया गया कि प्राइस में चेंज होने की वजह से कि सप्लाई में कितना चेंज आएगा। ठीक है, ये तो है, अब कितना चेंज आएगा वो इसकी इलास्टिसिटी से पता चलता है। ठीक है, अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब तो होता है चेंज और इन इलास्टिक का मतलब है यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। तो अब यानी कि प्राइस में कितने परसेंट चेंज आने की वजह से जो हमारी सप्लाई है उसमें कितने परसेंट चेंज आएगा, तो इसमें बताया जाता है। इसका मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है, अब मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है, ये इसका एक मेथड है परसेंटेज मेथड। अब ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने से यानी कि प्राइस में एक सर्टेन परसेंट से चेंज होने पे सप्लाई में कितने परसेंट से चेंज आएगा वो बताया जाता है, ये इसका एक फॉर्मूला है। अब ये क्या है, डेल्टा। डेल्टा इसका मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी किसकी, सप्लाई की। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसको लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन सप्लाई के नाम का ये हमने लिखा है। ठीक है, आगे क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का मतलब क्या है, डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज के नाम का हमने 100 लगाया और चेंज इन सप्लाई को हम इस तरीके से लिखते हैं। अब ये क्यू का क्या मतलब है कि यानी कि कितनी सप्लाई हो रही है। अब ये डेल्टा ये क्यू किस तरीके से निकालते हैं हम, ये क्या करते हैं, Q1 माइनस क्यू। क्यू क्या है, यानी कि अब जो जितनी सप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है, जो न्यू सप्लाई है। अब ये क्यू का मतलब क्या है कि जो पहले सप्लाई हो रही थी, ये बताया जाता है। इसी तरीके से प्राइस जो है, ये तो है कि करंट का प्राइस कितना है। ठीक है, अब ये तो है कि करंट का प्राइस कितना है और ये इसी तरीके से हम निकाल देते हैं। आप देखो इसमें ना, आप एक एग्जांपल की उससे देखो, आपके क्लियर समझ में आ जाएगा। प्राइस कितना है 10, प्राइस 10 के ऊपर जो सप्लाई हो रही थी वो 400 यूनिट्स की हो रही थी, नया प्राइस आया 5। ठीक है, नए प्राइस 5 के आने की वजह से जो अब सप्लाई हो रही है वो कितनी हो रही है, 200 यूनिट्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, इसी से ये फॉर्मूला बना है। अब डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू, ये डिवाइड के नाम का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया और इसका क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसके निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो आप सिंपली निकाल सकते हो। अब ये जो न्यू प्राइस है, ठीक है, अब ये जो न्यू प्राइस है और न्यू क्वांटिटी है, इसी को आप लेके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो न्यू सप्लाई है उसको आपने लिख दिया, क्वांटिटी के नाम का लिख दिया 200 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस का मतलब न्यू प्राइस बताना है, यहाँ पे 5 लिख दिया। आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे। अब ये पी का मतलब क्या है, जो पुराना प्राइस है यानी कि 10 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है क्यू। क्यू का मतलब क्या है, यानी कि जो पुरानी सप्लाई थी वो कितनी है 400। डायरेक्ट हमने इसको सम को कर दिया। अदरवाइज हम Q1 माइनस क्यू करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, तो इससे अच्छा आप इसी तरीके से कर लो, ये थोड़ा इजी है। इसको काटने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बस आप एक फॉर्मूला याद रख लो इसका। अब आगे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब कौन कौन से फैक्टर जो है सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, इलास्टिसिटी को उसकी, अब यानी कि कितना परसेंट हम चेंज वगैरह जो है इसमें कर सकते हैं। नेचर ऑफ कमोडिटी, अब देखो ऐसी अगर कमोडिटी है पेरिशेबल गुड्स है, यानी कि उसके अंदर फटाफट से चेंज यानी कि वो खराब होने के उसके ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो उसमें हम इलास्टिक होते हैं। इन इलास्टिक का मतलब यानी कि उसकी सप्लाई में हम क्या कितना चेंज करें, उसमें चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो पेरिशेबल जो गुड्स है वो फटाफट से खराब हो जाती है, तो इसलिए उसकी सप्लाई वगैरह में यानी कि उसमें कोई भी चेंज वगैरह नहीं हो पाता, नहीं पॉसिबल होता। ठीक है, अब ड्यूरेबल गुड्स जो है यानी कि जो काफी लंबे टाइम पीरियड तक जो चलती हैं, उसकी सप्लाई जो है इलास्टिक कर सकते हैं हम, यानी कि कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि प्राइसेस बढ़ गए तो ही हम सप्लाई ज्यादा करेंगे, अदरवाइज उसकी सप्लाई कम कर देंगे। अब रिस्क टेकिंग, अगर आपकी फर्म जो है रिस्क टेकिंग है,
रिस्क टेकिंग है तो वो इलास्टिक है, यानी कि वो अपने उसमें देख लेगी कि हाँ भाई रिस्क ज़्यादा है तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो है इसकी सप्लाई को कम या ज़्यादा करूँ, ठीक है। अगर आपकी फॉर्म रिस्क टेकिंग नहीं है तो वो क्या है, इनइलास्टिक, यानी कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अब टेक्निक कौन सी अडॉप्ट की जा रही है प्रोडक्शन में, अगर इजी टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग जल्दी ही प्राइस सेट वगैरह हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम अपने अकॉर्डिंग जो है सप्लाई को मतलब चेंज कर सकते हैं, तो उस केस में तो इलास्टिक। अगर डिफिकल्ट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हमें समझ में ही नहीं आती है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस ही नहीं ढंग से सेट हो पाता, अगर एक बार होता है तो वही मुश्किल से होता है, तो उसके अंदर हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे क्या है, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब कि चेंज आसानी से नहीं होगा वहां पर, ठीक है। टाइम एलिमेंट, अगर बहुत थोड़ा टाइम है तो क्या है, इनइलास्टिक। शॉर्ट पीरियड है, लेस इलास्टिक, ठीक है। लॉन्ग पीरियड है तो हम उसमें जो मर्जी चेंज कर ले तो वो है हाईली इलास्टिक। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है सप्लाई का यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फटाफट से अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।